हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। हैलोजन डेरिवेटिव्स हम देख रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में लास्ट पार्ट में हम लोग आए थे अल्काइल हैलाइड्स के जो केमिकल रिएक्शंस है वहाँ पे हम एक्चुअल में देख रहे थे कि अल्काइल हैलाइड्स के केमिकल रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन जो है वहाँ तक आके हम लोग पहुँचे थे। वुड्स रिएक्शन क्या है वहाँ पे हमने देखा था कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम के साथ वो वहाँ पे रिएक्ट होते हैं। सोडियम के साथ जैसे ही वहाँ पे वो रिएक्ट होने वाले हैं तो ड्राई ईथर का प्रेजेंस रहेगा एज अ सॉल्वेंट और रिएक्शन में वहाँ पे अल्केन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको वही करना है। यहाँ पे भी जैसे रिएक्शंस ऑफ हम देखने जा रहे हैं कि हेलो अरीन्स के जो रिएक्शन है, अब अल्काइल हैलाइड्स के या हेलो अल्केन्स के रिएक्शन हमने देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स मतलब अराइल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो वो रिएक्शंस हम लोग अब देखने जा रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, इकट्ठे करने हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं उतने नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको हो सकता है मतलब अराइल हैलाइड्स में या हेलो अरीन्स में ना मिले। बहुत से रीजंस है उसके कि हेलो अल्केन में जो रिएक्शन वहाँ पे हो रहे हैं वो रिएक्शन हेलो अरीन में क्यों नहीं हो रही, या कुछ कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ रही है, कुछ ड्रास्टिक टेम्परेचर्स वहाँ पे अप्लाई करने पड़ रहे हैं। तो उसके कुछ वहाँ पे क्या है पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल just try to understand what are the reactions in haloarine. So just we will starting with the वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन देख ली। अब ये रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कहाँ पे मिली आपको? अल्काइल हैलाइड्स में मिले थे। वुड्स फिटिग रिएक्शन कहाँ मिलती है आपको? आपको वो रिएक्शन मिल रही है रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स में। सो हेलोअरीन्स के रिएक्शन जो है वो हम अब देखने जा रहे हैं। लेट्स सी रिएक्शन ऑफ वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है? अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स में बेसिकली यहाँ पे वुड्स फिटिग रिएक्शन हम देख रहे हैं। वुड्स रिएक्शन तो हमने देखी थी। वुड्स फिटिग रिएक्शन इज जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय फिटिग। फिटिग नाम के एक पर्सन है, उन्होंने ये रिएक्शन हेलोअरीन्स में भी दिखाई थी। मतलब हेलोअरीन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ये उन्होंने वहाँ पे दिखाया था। अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मतलब अल्काइलेशन हो सकता है, अराइल हैलाइड जो होते हैं उनका अल्काइलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल में फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में थोड़े से अलग अलग एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हमने लिया है। ब्रोमोबेंजीन है यहाँ पे CH3Br। मतलब बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव्स कितने लिए हैं हमने? 2 लिए हैं, एक अरीन है और एक अल्केन का डेरिवेटिव है। ठीक है, सो यहाँ पे CH3Br है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है या बेंजाइल ब्रोमाइड है। यहाँ पे अगर आप देख ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे क्या है मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है। 2Na एक्टिव मेटल हम सोडियम ले रहे हैं। प्रेजेंस किसका रखेंगे? यहाँ पे ड्राई ईथर जो है उसका प्रेजेंस रखेंगे। यहाँ पे टोल्यूइन का फॉर्मेशन होगा। आप बोलोगे ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये जो Br है, मतलब ये जो है यहाँ पे ये पूरा 2NaBr करके यहाँ से निकल जाएगा। और जो भी यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि Br है उस प्लेस पे CH3 वहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्शन कि यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ कर रहे हैं। नो डाउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ओनली। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये सब कुछ चल रहा है और यहाँ पे टोल्यूइन का प्रिपरेशन आपको मिला है। अब अगर ऐसा हुआ तो एक सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा है कि इफ़ ओनली अराइल हैलाइड टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अगर वहाँ पे सिर्फ अराइल हैलाइड जो है उन्होंने ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब अल्काइल हैलाइड वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, इसके ही 2 यूनिट्स, अराइल हैलाइड के ही 2 यूनिट्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा?
एक वही रिएक्शन है, 2 यूनिट्स यहाँ पे लिखना टेक्स्ट बुक में वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 यहाँ पे लिखा नहीं है, आप करेक्शन कर लो। तो 2 यूनिट्स हम इस क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2Na मतलब सोडियम वहाँ पे है। 2 लिखने का मतलब क्या है कि वो बैलेंसिंग है, इट इज़ जस्ट अ बैलेंसिंग। यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, इट इज़ जस्ट अ बैलेंसिंग। बट बैलेंस रिएक्शन देना भी इम्पॉर्टेंट होता है और बैलेंस रिएक्शन ही वहाँ पे दी जाती है। सो यहाँ पे है ड्राई ईथर का प्रेजेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे होगा क्या, ये जो यहाँ पे NaCl हमने लिया है 2NaCl, ये दोनों के दोनों चले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 फिनाइल रिंग्स जो है वो बचेंगे। सो ये 2 फिनाइल रिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग यहाँ पे हो जाएगी। सो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा बायफिनाइल या डाईफिनाइल भी आप बोल सकते हो, दोनों एक्सेप्टेड है। बायफिनाइल ये प्रोडक्ट आपका वहाँ पे मिल गया। सो इस तरीके से रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन में पहली रिएक्शन हमने जो देखी है वो रिएक्शन है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन कैरिड बाय फिटिग। यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड दोनों को एक एक यूनिट दोनों का लेके उसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ कर सकते हैं, लाइक अ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं हेलोअरीन्स में, वो रिएक्शन है एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है एक्चुअल में अल्काइल हैलाइड्स में हमने बहुत से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं, बट क्या उतने ही आसानी से, उतने ही ईज से, उतने ही फास्ट स्पीड से या उतने ही सिंपल वे से हेलोअरीन ये रिएक्शंस देते हैं क्या? हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो उतने ही आसानी से होती है क्या? ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे अब क्या करना है, देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि हेलोअरीन्स में हेलोअल्केन्स में जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से होता था, उतना आसानी से या उतने ईज के साथ, उतने स्पीड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन में नहीं हो सकता। हेलोअरीन में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी है और कुछ लिमिटेड का मतलब एक कंस्ट्रेंट वहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे नहीं होगी तो नहीं होगी हेलोअरीन में रिएक्शन। तो ऐसा क्या है कि हेलोअरीन में ऐसे रिएक्शंस जो है, या हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेदर इट में बी SN1 SN2 रिएक्शन डजेंट मैटर, बट एग्जैक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन में क्यों नहीं होती है, या अगर वो वहाँ पे हो रही है किसी पर्टिकुलर हेलोअरीन में अगर वो हो रही है तो वहाँ भी कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। ऐसा क्या है वहाँ पे कि हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतने आसानी से हम कैरी नहीं कर सकते जितने आसानी से हम हेलोअल्केन्स में कर रहे हैं। दैट पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोअरीन्स। सेम अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हेलोअरीन्स जो होते हैं, हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पहले तो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर हेलोअरीन है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ये कंडीशंस अप्लाई करने हैं। नो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये अब यहाँ पे समझ लो। क्यों नहीं होता है? इट हैज़ 2 रीजन्स, 2 रीजन्स हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में आपको दिया है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट सबसे पहला रीज़न यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है यहाँ पे ए रीज़न जो दिया है वो रेजोनेंस इफ़ेक्ट है, और बी रीज़न है कि यहाँ पे हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो हाइब्रिड स्टेट यहाँ पे बहुत मैटर कर रही है। अब यहाँ पे हमने अगर देखा कि हाइब्रिड 2 रीजन्स है कि ये 2 रीजन्स की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हेलोअरीन्स में नहीं दिखाई देते। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में नहीं दिखाई देते, यही आपको बोलना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है रेजोनेंस की वजह से और हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन की वजह से
आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देते। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन इन हेलो अरेंज, ये उनको बोलना है। हाइब्रिडाइज स्टेट की कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे वो पर्टिकुलर कार्बन दिखा रहा है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये इस पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है ये मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कौन सा होगा अगर आपने हेलो अल्केन को कंसिडर किया और हेलो अरीन को कंसिडर किया। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ RH, ये हो गया आपका हेलो अल्केन। और अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है तो ये क्या हुआ आपका हेलो अरीन, ये क्या हुआ आपका हेलो अरीन। तो यहाँ पे आप देखो कि कार्बन की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है sp3 हेलो अल्केन्स में। बट यहाँ पे जो कार्बन इस पर्टिकुलर हेलोजन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे sp2 होगा। ठीक है, अब इस चीज़ की वजह से हो क्या रहा है पहले ये समझो। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब यहाँ पे क्या है sp2, मतलब s कैरेक्टर्स जो है वो कम है और p कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, वेरएज यहाँ पे p कैरेक्टर ज़्यादा है और s कैरेक्टर कम है। ये जो कार्बन यहाँ पे रहेगा, ये कार्बन s कैरेक्टर वहाँ पे कम होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उतना बस आप याद रखो कि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आपने देखा बेसिकली कि कार्बन sp2 है और यहाँ पे कार्बन sp3 है। सो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी सारा डिफरेंस है, इसलिए हेट्रोलिसिस पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें उतना डिफरेंस नहीं रहा, बिकॉज आपका जो कार्बन है वो कार्बन एरोमेटिक रिंग में है। कार्बन आपका एरोमेटिक रिंग में वहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पे आ जाता है। एस कैरेक्टर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो इस तरीके से सिर्फ ये याद रखना है कि हेलो अल्केन्स में कार्बन जो होता है, कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और यहाँ पे हेलो अरेंज में कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज है। सो आगे अब देखो यहाँ पे अगर सपोज़ हमने कोई भी एक यहाँ पे कंसिडर किया है कि सपोज़ ये क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, हेलो अल्केन का हेलो अरेंज का वहाँ पे एग्जांपल लेना है। तो यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। अब ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट से क्या होगा, सबसे पहले देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस चीज़ की वजह से ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ा है आप लोगों ने। सो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनेगा। Cl इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, फिर रेजोनेंस आगे बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो आगे वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते जाओ। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे Cl पॉजिटिव, बाकी एज इट इज़। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे और ये इस तरीके से आ जाएगा रेजोनेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा, ये इधर है नेगेटिव है, यहाँ पे Cl पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर एज इट इज़। अब फिर से क्या है, ये इस तरफ आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे ये फिर से क्लोरीन के ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ पे फिर से आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा Cl। ठीक है, सो फर्स्ट और लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ योर फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे क्या है,
सेम है। सेम मतलब बॉन्ड की पोजीशंस वहाँ पे चेंज है, और यही तो क्राइटेरिया होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने सही निकाले हैं या वो गलत हो गए हैं, ये देखने का वही क्राइटेरिया होता है। बॉन्ड देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे अल्टरनेशन डबल और सिंगल बॉन्ड का है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको देखना होता है। बट फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे टेक्निकली अगर देखो तो वो वहाँ पे सेम है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिखाई देता है आपको, उसमें ये दिखाई दे रहा है रेजोनेंस इफेक्ट में। देखो रेजोनेंस इफेक्ट में निगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस जो होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज जो है वो वहाँ पे आपको मिल रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी खुद क्या है, निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे देखो रेजोनेंस की वजह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मिल रहा है आपको, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, हर एक आपके पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है। तो निगेटिव चार्ज अगर वहाँ पे मिल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ अटैक करेगा ये बताओ। सो इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हेलोअरीन, ये दो रीजंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ड्यू टू विच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके हेलोअरीन्स में नहीं हो सकते, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चलो ये जनरल डिस्कशन हुआ, अब SN1 और SN2 की भी अलग अलग सा डिस्कशन कर लेते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन में बेसिक जो फोकसिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे हमारे पास। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बोकेटाइन जनरेट तो होगा फर्स्ट स्टेप में। और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अच्छे से बैक साइड से अटैक करता था और वहाँ पे एक साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग होता था। ये दो पॉइंट्स याद रखो। अब SN1 रिएक्शन को अगर ध्यान में रखो और देखो यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो सकती है क्या, कहीं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर ये ऐसा हुआ भी, सेल्फ आयनाइजेशन वगैरह उसका हुआ, ठीक है, तो अगर फिनाइल वहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन अगर वहाँ पे फॉर्म भी हुआ तो वो कार्बोकेटाइन जो होगा रेजोनेंस की वजह से वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, मतलब वो जो चार्ज है वो घूमता रहेगा, ठीक है। सो वहाँ पे सेल्फ आयनाइजेशन से अगर फिनाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ तभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल किस पर्टिकुलर साइट पे आके अटैक करेगा, जबकि वो चार्ज क्या होता रहेगा, रेजोनेंस की वजह से घूमता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी SN1 की पॉसिबिलिटी जो है वो वहाँ पे रूल आउट हो गए, SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। बेसिकली फिनाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना ही बहुत मुश्किल है इन केस ऑफ हेलोअरीन्स, बट अगर हुआ भी, सेल्फ आयनाइजेशन वगैरह होके फिनाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, चलो हम मान लेते कि चलो हुआ, तो वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर स्टेबल हो गया है तो न्यूक्लियोफाइल आके कौन से पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में जैसे ही हमने मेन पॉइंट क्या देखा है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका बैक साइड से अटैक होता है। जो भी सबस्ट्रेट आपका है ना, सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होना हेलोअरीन्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बैक साइड से अटैक होने के लिए उसे इतने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का जो एक क्राउडिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन का गैदरिंग है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, ये इतना नहीं हो सकता। सो SN2 रिएक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बैक साइड से ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा और फिर यहाँ अटैच होगा और ये Cl लीव कर जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो सकता है
और उस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक करना ऑन एनी हेलोअरीन वो पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर हमने देखा तो SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती, SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। मतलब इन ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हेलोअरीन्स में वो होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। हेलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होना, तभी भी हम ये बोल सकते हैं कि चलो कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम देखो तो क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज जो है ना, ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज को आपको क्या करना होगा, कम करना है। तो निगेटिव चार्ज को कम करना है तो आपको क्या करना होगा, निगेटिव चार्ज जैसे ही आपको कम करना है वैसे आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर इस पर्टिकुलर रिंग से अगर कोई ऐसा ग्रुप हम अटैच करें कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो ज़ोर से, ठीक है, तो वो ग्रुप क्या कर सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आपको दे सकता है, क्योंकि वो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ होंगे, ये जो पर्टिकुलर रिंग है, रिंग से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, सपोज आपने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। NO2 ग्रुप कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को वो जैसे ही विड्रॉ करेगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो Cl है ऊपर का, ये Cl C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है और वहाँ पे फिर आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। इस तरीके से एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस आप रखो कि मैंने ये कहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप हेलोअरीन में लगाते हो तो हेलोअरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होता है, हेलोअरीन में मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये भी हो जाता है कि खींच रहा है वो, ठीक है, वो पूरे सिस्टम को खींच रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को खींच रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ से बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, C और Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए थोड़ी आसानी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में ये उन्होंने किया है कि एक ओमिटेड चैप्टर उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है। ओमिटेड चैप्टर वहाँ पे है 228 पेज पे एक पर्टिकुलर डू यू नो करके ग्रीन बॉक्स में उन्होंने दिया है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन में अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पे, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। सो एक्चुअल में वो वहाँ पे हो रहा है इस पर्टिकुलर रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्ब अनायन का वहाँ पे फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है और वहाँ पे फिर क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे वो जो कार्बन आयन है वो स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको उन्होंने दिए हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले अच्छे से समझने होंगे, दो इट इज़ ओमिटेड इन योर सिलेबस। बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप वहाँ पे लगाओगे उतना वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपकी क्या होती जाएगी, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओपन हो जाएगी। इतना आपको वहाँ पे याद रखना है कि जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे जैसे आप वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो लगाते जाओगे तो क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट होगी। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन है, मैंने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे रिएक्शन हो गई है,
ठीक है, फिनॉल मतलब फिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। फिर से यहाँ पे भी है, और अगेन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मतलब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो हेलो अरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो लेट अस सी सम रिएक्शंस अबाउट इट। सो रिएक्शन से अपने आप हमें कुछ पॉइंट्स कुछ अच्छे से अंदाज़ा वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कंडीशंस कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की कंडीशन है। क्लोरोबेंजीन में या हेलो अरीन में आप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे अटैच करते हो, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हो तो इट ग्रेटली इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो अरीन्स। बट अगर मेटा पोजीशन पे आप बोलोगे कि नहीं मैडम फिर ऑर्थो पैरा है तो मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर सकते, तो वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच करोगे तो प्रैक्टिकली इट इज़ सीन दैट there is no effect, or you can say there is no influence on the reactivity of haloarine towards nucleophilic substitution reaction। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हेलोअरीन में अगर आपको वहाँ पे करनी है, हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको आगे बढ़ानी है, तो हेलोअरीन में विथ रिस्पेक्ट टू दैट हेलोजन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करना पड़ेगा, आपको अटैच करना पड़ेगा। मेटा पोजीशन पे अटैच करोगे तो प्रैक्टिकली इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट और एनी काइंड ऑफ रिएक्टिविटी, इट विल नॉट इंक्रीज ऑफ हेलोअरीन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो वही वहाँ पे लिखा है। सो फर्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन है बट यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच कर लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बेसिकली बढ़ जाएगी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NaOH बेस लिया है, यहाँ पे 433 केल्विन टेम्परेचर है एंड सेकेंड कंडीशन है H3O+ एसिड हाइड्रोलिसिस किया है। कंडीशंस को याद रखो, रिएक्शन 2 स्टेप में होती है बट एक स्टेप में दिखाई है तो उतना ही याद रखो। यहाँ पे OH आ गया, Cl की जगह पे OH, जैसे हमने NaOH लिया था तो वहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, OH- करके न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे NO2। नेक्स्ट सेकेंड में देखो क्लोरीन के, यहाँ पे तो हमने NO2 लगाया ही था, प्लस हमने ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या लगा दिया, फिर से वहाँ पे NO2 ग्रुप, मतलब और ज़्यादा इसके चांसेस ज़्यादा हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने के। टेम्परेचर कम रखना पड़ रहा है, देखो 403 केल्विन, Na2CO3 एक्वस Na2CO3, एक्वस Na2CO3 है मीन्स वहाँ पे OH- तो मिल ही जाएगा, तो OH- यहाँ पे आगे प्रोडक्ट में आपको मिला है, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि ये जो वहाँ पे 246 विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये जो है इसको आपको क्या करना है, जस्ट आपको वाटर डाल के वार्म करना है तो भी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर अलग देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप था तो आपने 433 केल्विन टेम्परेचर दिया, फॉरगेट अबाउट बेसिस, 433 केल्विन टेम्परेचर दिया, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप आपने बढ़ा दिए और चांसेस बढ़ गए ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे 403 पे भी काम चल गया। और यहाँ पे टेम्परेचर जस्ट यू हैव टू वार्म दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, देन ओनली यू विल गेट 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। सो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन को अगर आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन को अगर आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना, क्योंकि क्लोरीन छोड़ के कोई भी अदर ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है, तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है। ये कंडीशंस यहाँ पे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे एंड एसिड हाइड्रोलिसिस लास्ट में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ही ये फर्स्ट कंडीशन है, ये यहाँ पे H3O+ जो है ये सेकेंड कंडीशन होगी। ये है कि जस्ट देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्रिपेयर करना है तो आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ा, बट अगर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ तो टेम्परेचर और कम हो गया, 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच हुए तो टेम्परेचर और भी कम हो गया। अगर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गए 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही कम लगा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो अराइल हैलाइड्स में, हेलो अरीन्स में कैसे होते हैं। वो बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही आप बढ़ाते जाओगे पर्टिकुलर हेलो अरीन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जैसे ही बढ़ाते जाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से उसके चांसेस, हेलो अरीन के चांसेस बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टेम्परेचर भी फिर कम कम लगता है, कंडीशन भी काफ़ी कम देनी पड़ती है और रिएक्शन आसानी से हो सकती है इफ़ यू अटैच एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para position with respect to your halogen which is attached in the structure of haloarine। ठीक है, so this is all about today's lecture। next lecture में हम अब कवर करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो काफ़ी आसानी से होते हैं हेलो अरेंज में, वो हम कवर करेंगे। बेसिकली ये हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी सिलेबस रहेगा, मतलब फ्राइडे जो है ये लेक्चर फ्राइडे आपको मिलेगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर तक सिलेबस रहेगा संडे के टेस्ट के लिए।